तो बोलना पड़ता है। हमारे अपने सफाई कर्मचारियों के नेता, अनेक नेता, सब नहीं, अनेक नेता, वो अपने ही समाज के सफाई का काम करने वाले लोगों को 10% से 12% प्रति महीने के ब्याज पर पैसा देते हैं। खून चूस रहे अपने ही भाइयों का, दुश्मन से तो बाद में लड़ लेंगे। ये जो सूदखोर हमारे अपने समाज में पैदा हो गए, इनका क्या होगा? पहली चीज, मैनुअल प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। मेरा पहला एकदम कटु मत है, इस एक्ट में गंभीर खामी है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्या होना चाहिए? ये एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग को तो मना करता है, लेकिन ये एक्ट सेफ्टी गियर के साथ सीवर में उतरने को अलाउ करता है। इंसान के मल में इंसान उतरेगा, ये टोटल इनह्यूमेन है। आप सेफ्टी गियर दें या ना दें, मेरा तो ये मत है उसमें उतरे ही क्यों। ये एक्ट अपने आप में खामी है। इसका मतलब खुद सरकार और सरकार का बनाया हुआ कानून सीवर में उतरने की इजाजत दे रहा है। इसलिए ये मेरा घोर इसके विरोध है। ये एक्ट में बदलाव होना चाहिए। सीवर में उतरने पे ही पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। दूसरा, इसके साथ साथ ये जो इस तरह सीवर में जब डेथ होती है या नाले में, जैसा अभी राहुल की डेथ हुई, के ब्लॉक की एमसीडी कॉलोनी में रहता था, मैं गया था उनके घर। मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह की घटना घट जाती है तो उसमें पुलिस रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा डेथ का मुकदमा क्यों दर्ज कर रही है? एक वकील के तौर पर मैं ये जानता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको करवाने वाले को यह पता है कि इस कार्य को करने से जिससे मैं करवा रहा हूं उसकी डेथ हो सकती है। आपका इरादा बेशक ना हो, आपका इंटेंशन बेशक ना हो, लेकिन यू हैव अ नॉलेज कि वो व्यक्ति जो सीवर में उतरेगा उसमें गैस बनती है, मीथेन गैस और कुछ और गैसें बनती है, और उस गैस में व्यक्ति की जान जा सकती है। यह जानकारी होना मात्र इसको रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट से निकालकर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये बनता है। मैंने खुद, जब मैं मिनिस्टर बना, इस तरह की घटना घटी तो मैंने खुद 304 में, 304 है नहीं, अब एक्ट दूसरा बन गया, बन वही है, सब धाराएं नंबर बदल दिए है वही, कुछ ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। तो उसमें मैंने खुद उस वक्त, उससे पहले सारे रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट में दर्ज होते थे जो भी सीवर में डेथ होती, मैंने पहली बार 304 लगवाई, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और उसके बाद सब में लगी। लेकिन मुझे दुख है बीजेपी की सरकार आने के बाद, जब मैं इस केस को पढ़ रहा था, इसमें फिर वही रेस एंड नेग्लिजेंट है, यानी कि जानकारी है उसे इससे डेथ हो सकती है, और उसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर वो रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट में मुकदमे दर्ज शुरू हो गए। ये बहुत ही मेरा इस पे गंभीर विरोध है। ये हत्या की जानकारी है, मर सकता है, फिर भी उतार रहे, उतारने वाला भी अपराधी है। कानून की दृष्टि से जो ठेकेदार है वो भी अपराधी, जो इंजीनियर जिम्मेदार है वो भी अधिकारी जिम्मेदार बराबर है। और एक लॉ में एक टर्म है टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और एक वकील के तौर पे मैंने पढ़ा है, उसमें क्या है कि वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि जो कर रहा है, जो करवा रहा है ठेकेदार वो भी, जो इंजीनियर जिम्मेदार है वो भी, जो विभाग है वो भी,
और सरकार भी। वाइकेरियसली लायबिलिटी ऑफ स्टेट है ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु कुछ नहीं, हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। कभी थे आगे बुद्ध के समय, अब तो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। इससे तो बेहतर हम आपसे 40 साल पहले थे, कम से कम कच्चे कर्मचारियों की पक्की नौकरी हो जाया करती थी। 240 अटेंडेंस हुई, करो पक्का, विद बैक बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मिलता था। कि कितने साल से कच्चे हैं, 10 साल से, 10 साल पीछे से रेगुलर करो और 10 साल का तनख्वाह दो। अब क्या बदला, क्या तरक्की की हमने, कौन से भी गुरु भाई, पहले पक्के तो हो जाते तब तो कच्चे ही रहते हैं। अब तो वो नौकरी पूरी ठेकेदार को दे दी, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट। तो आपको याद होगा वाजपेयी जी के समय पे 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह ठेके पे दे दिया। दोषी कौन है, सरकार जिसने बनाया। दूसरा दोषी कौन है, उस वक्त के हमारे सांसद विधायक, जिनको संसद को रोक देना चाहिए था, इसी मुद्दे पर जाना चाहिए था। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम ये याद नहीं रखते कि हमें जो रिजर्वेशन मिला है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों में हो, चाहे वो विधानसभाओं में हो, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, ये प्रतिनिधित्व व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं डायस को भी कह रहा हूं और आप सबको भी कह रहा हूं कि ये व्यक्ति को नहीं मिला है प्रतिनिधित्व, ये प्रतिनिधित्व समाज को मिला है। अगर आप सांसद हैं तो समाज को मिला है ये प्रतिनिधित्व, आप समाज के सांसद हैं। संसद में आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, जब आप रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आप रिप्रेजेंट करते हैं समाज को। लेकिन क्या आप वास्तव में समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप तो आंख बीच के गुलामी कर रहे हैं। हमें जब समाज का मुद्दा हो, समाज के मुद्दों पे लड़ना चाहिए। मैं अपने सुझाव में कुछ कहूंगा। एक तो मेरा ये पक्का भरोसा है, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, सीवर साफ करने वाले लोग नहीं है, ये महामारी से बचाने वाले सैनिक हैं। देश में 2 तरह के सैनिक हैं, एक जो देश की सीमाओं पर बैठ के देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि विदेशी कोई आकर आक्रमण ना करे। एक देश के अंदर शहरों में महामारी ना फैल जाए, एक वो सैनिक है जो इस कूड़े का निस्तारण करके, सीवर का मल का निस्तारण करके शहर में महामारी फैलने से लाखों लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। ये भी सैनिक है। जो सम्मान शहीद का सैनिक को मिलना चाहिए, वही सम्मान सफाई का काम करने वाला जब अपनी जान गंवाता उसको भी वही शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। तीसरी बात, ये ठेकेदारी प्रथा देश में पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग को मिलकर करना चाहिए। इसको एक आंदोलन का रूप दे देना चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जरूरत पड़ेगी हम सबको मिलकर, जो हमारी रिजर्व सीट से सांसद विधायक बने, हमें उनका घेराव करना चाहिए कि तुम ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात संसद में उठाओगे सब मिलकर इस बार आने वाले सत्र में, या नहीं उठाओगे तो आपको आपके घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, घेरना पड़ेगा उन्हें। जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां भी दूध नहीं पिलाती। आप बिना रोए दूध पीना चाह रहे हो। और एक और बात, और बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, चाहो तो अजमा के देख लो, एक बार तय कर लो, जब तक सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, वह सफाई के काम में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा देना और उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी ये नहीं देने का आप कानून पास करते, तब तक हम देश के किसी भी शहर से कूड़ा नहीं उठाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 दिन के अंदर दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। आप कोई भूख से नहीं मरोगे। जो लोग उस काम से जुड़े हैं उसके लिए हम सब मिलकर चंदा करके, जब तक आंदोलन चलेगा उसके खाने का इंतजाम हम सब मिलकर कर देंगे।
अगर आप इसको कर सकते हो तो मैं गारंटी के साथ मैं गारंटी से कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने से रोक दे। 10 दिन के अंदर चमत्कार हो जाएगा देश में। जब चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा होगा ना, सबका दिमाग ठिकाने पे लग जाने वाला है। क्योंकि जितने लोग संसद में बैठते हैं ना, उनके भी घर के आसपास और अंदर गंदगी के ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। आजकल सिस्टम ऐसा, ऑनलाइन क्या क्या मंगवा रहे हैं लोग, और इतना कूड़ा इकट्ठा रोज हर किसी के घर से आता है ना, कूड़ा उठाने वाला पन्नी भर के, आप वो रखते हो ना टोकरी, और पन्नी भर के सुबह ले जाता है, महीने में 200 रुपए लेता है। वो कल्पना करो अगर 10 दिन तक कूड़ा ना उठे, मतलब आप बस्ती का देख लो, शहर का देख लो, गली मोहल्ले का देख लो, और अपने घर का देख लो। आप अपने घर के कूड़े को 10 दिन तक मत उठाओ, कूड़ा डालते रहो, उठाओ मत। आप अपने घर में भी शायद ना रह पाओ। तो आप अपनी वर्कफोर्स को पहचान ही नहीं रहे, अपनी ताकत का आपको एहसास ही नहीं है। आपकी, हमारे इस मूल निवासी समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम लोग सबसे बड़े अंधविश्वासी पाखंडवादी हैं। हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते। कितना मिनट हो रहे मेरी? आप करते हो। हम लोग अपने इतिहास को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। ये जो हिंदू धर्म है, ये 4 मंजिला की इमारत है। मनुस्मृति के हिसाब से, चूंकि मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान है, और उस संविधान के हिसाब से हिंदू धर्म के मानने वाले लोग 4 वर्ण में बटे हैं। और जो लोग उस 4 वर्ण में नहीं आते वो हिंदू नहीं है, ये समझ लेना। जो 4 वर्ण से बाहर है वो हिंदू नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और इस 4 मंजिला इमारत के 4 वर्ण की व्यवस्था में सबसे ऊपर का वर्ण ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। इनसे अलग जो है, जो वास्तव में भारत का मूल निवासी है, जो हराम का नहीं खाता, कमा के खाता है, अपनी मेहनत के दम पर जिंदा है, वो इस देश का अछूत और आदिवासी समाज है। और जो उस 4 वर्ण में जो चौथा वर्ण है शूद्र, वो भी कमा के खाता है। इसीलिए सबसे नीचे जो कमा के खाता, मेहनत से खाता, दूसरे की हकमारी नहीं करता, उनको ही सबसे नीचे रखा, उन्हीं को अछूत बनाया, उन्हीं को शूद्र बनाया। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा, हम भारत के मूल निवासी हैं और हमारा धर्म प्रकृति पूजा, मानवता, इंसानियत, कर्म, ये हमारा धर्म है। लेकिन हम लोग अपने असली धर्म को, चूंकि हमारे तो पूर्वज प्रकृति पूजक थे, सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। लेकिन हमने अपने, जिनको हम अपना देवता मानते थे, जो प्रकृति थी, उसको छोड़ के आदमी की बनाई मूर्तियों की पूजा में हम लग गए। तो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने मूल धर्म को छोड़कर अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढकोसले से भरे धर्म को मानने लग गए। और तीसरी जो हमारी बीमारी है, जिसको मैं बीमारी मानता हूं, हमारे समाज में नशा बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा है। जिनकी नौकरियां भी लगी हैं तो वो भी नशे में बर्बाद हो गए। बहुत तेजी से नशा बढ़ रहा है। एक और बीमारी है हमारी सूदखोरी। पहले वो गांव में महाजन होते थे, उनसे ऋण लेते थे, जिंदगी भर उतरा ही नहीं, फिर बच्चों पे आगे ऋण, बच्चे भी नहीं उतर पाए। आज हमारे अपने समाज में, ये मैंने खास तौर पर, कोई अदरवाइज मत लेना, किसी को बुरा लगे, पर बोलना पड़ेगा, सच तो बोलना पड़ता है। हमारे अपने सफाई कर्मचारियों के नेता, अनेक नेता, सब नहीं, अनेक नेता, वो अपने ही समाज के सफाई का काम करने वाले लोगों को 10% से 12% प्रति महीने के ब्याज पर पैसा देते हैं। खून चूस रहे अपने ही भाइयों का, दुश्मन से तो बाद में लड़ लेंगे। ये जो सूदखोर हमारे अपने समाज में पैदा हो गए, इनका क्या होगा? और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो एक्ट बना, जिसपे मेरा विरोध है, वो मैंने बता दिया कि चंद्रयान जा रहा है, मंगलयान जा रहा है, समुद्र के अंदर पनडुब्बी होती है और किसको कहां मारना, वो सब काम हो जाते हैं। लेकिन सीवर में इंसान उतरेगा,
और वो आपका हमारा समाज है, इसीलिए उसको वो मुद्दा नहीं मानते, क्योंकि उसको वो इंसान भी नहीं मानते। वो चूहे को लड्डू खिलाएंगे, बंदर को खिलाएंगे, कुत्ते की रक्षा के लिए कोर्ट में केस डालेंगे, मानने से इनकार करते हैं। ये चलेगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान दो। अपने बच्चे नशे से दूर रहे, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहे। आधी बीमारी तो इससे ही खत्म हो जाएगी, अंधविश्वास से दूर हो जाओ। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा, जहां मेरा घर, जहां मैं पैदा हुआ हूं, दिल्ली के घोंडा गांव में, हमारी बस्ती साथ साथ है। जाटो समाज की, वाल्मीकि समाज की बस्ती साथ साथ है। उसमें मैंने एक बड़ा अंतर देखा। वाल्मीकि समाज के कुछ भगत होते हैं, भगत, वो भूत उतारने का काम करते हैं और कहेंगे वो मुर्गा लेके आना और शराब की बोतल। मैंने पहले बोला, मुर्गा और शराब की बोतल। मैं साधना में भी एक रेलवे लाइन के पास में, बिल्कुल वहां बहुत लोग जाते हैं, बहुत जी को पता होगा। मतलब हम लोग, मुझे ये बताइए, जो लोग, जैसे मैं हूं, मैं बौद्ध हूं, बाबा साहब ने कहा बौद्ध धर्म अपनाना, हमने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, हमें लगा सबसे अच्छा है तो हमने अपना लिया। मैं अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानता, भूत प्रेत को नहीं मानता। तो भूत प्रेत केवल उनके ऊपर आते हैं, देवी मैया भी उन्हीं के ऊपर आती है जो उन्हें मानते हैं, और वही परेशान रहते हैं। फिर मुर्गा भी जाके लेके जाएंगे, दारू भी लेके जाएंगे, भूत उतारो। अगर उसे ना मानने से ही छुटकारा मिल रहा है तो मानने छोड़ दो ना, है? तो हमें अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ के ज्ञान के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बुद्ध को दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बौद्ध धम्म दुनिया में बढ़ रहा है ना, तो ज्ञान की वजह से। बुद्ध धम्म ज्ञान पर सुनोत्तरी, ये आज किताब दी है। मतलब ज्ञान हमारे, एक बात लास्ट कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वैसे तो फिर काफी टाइम लग जाता है समझाने में। दुनिया में 3 तरह की ताकत है जिनके सामने दुनिया झुकती है। एक ताकत है ज्ञान की ताकत। आप अमीर नहीं है, शरीर से बलिष्ठ नहीं है, दुबले पतले, लेकिन आपको ज्ञान है। ज्ञान की हमेशा इज्जत होती है। दूसरी ताकत है धन की। जिसके पास धन है, उसको कोई ऊंची से ऊंची जाति वाला भी उसके साथ अपनी बच्चे की शादी कर देता, उसके धन की वजह से, और उस धन की वजह से कई बार उसके सामने झुकता भी है। और तीसरी ताकत है शरीर की। जो बलिष्ठ पहलवान होते थे ना, शरीर पे तेल वेल लगा के हट्टे कट्टे छत पे डंड मार रहे हैं, तो पड़ोसी उसके शरीर को देख के ही उससे नहीं टकराते। ये कड़वा सच बता रहा हूं आपको मैं। तो आप हमारे पास क्या चीज आसानी से आ सकती है, वो है ज्ञान, ज्ञान की ताकत। जैसा बहुत जी ने 2 किताबें दिखाई, इन किताबों में आपको ये पेपर पर्चा दिख रहा होगा, पेपर की बनी क्या चीज है, ये किताब है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा वो ज्ञान है। उसको अगर आपने पढ़ लिया, पढ़ के आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बुजुर्गों की सोबत में बैठकर उनसे सुन के भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में अध्यापक के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अपने मित्रों में जहां विद्वान लोगों के बीच में चर्चा होती है, उनके बीच बैठ के सुन के भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो कम से कम जिसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना, और फिर भी किसी को दिक्कत हो भी कहां से खरीदने, पैसा नहीं है, तो मेरे पास आना है, मेरे पास किताबों का भंडार है, भंडार है पूरा, मैं सबको किताबें दे दूंगा। आप खूब पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान आपको विश्वास देगा, ज्ञान आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा, और ज्ञान से ही गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मैंने सुझाव दिए हैं। आपको अगर उचित लगे तो उन सुझाव पे काम शुरू करें, तो निसंदेह इस पे रिजल्ट आ जाएगा, और आराम से ये कच्ची नौकरी पक्की हो सकती है। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि आपको लास्ट में कह खत्म कर, आपको पता है आजादी से पहले 3 तरह की श्रेणी के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। एक वो जो अंग्रेज सरकार को इनकम टैक्स देते थे, दूसरे वो जो बड़े जमींदार थे, और तीसरे वो जो ग्रेजुएट थे। लेकिन मनुस्मृति में एक धार्मिक बंदिश थी
कि पढ़ने, जो इस देश की महिलाएं, इस देश के शूद्र अछूत, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो इन तीनों अधिकारों के ना होने की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, तो ग्रेजुएट भी नहीं बन पाए, हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, और उन्हें संपत्ति रखने पर भी धार्मिक बंदिश थी, इसलिए बड़े जमींदार भी नहीं बन पाए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लड़के हमारे लिए वोट का अधिकार पूरे देश में सबके लिए लाए, केवल दलित के लिए नहीं। और उन्होंने वो दिया 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन हम उसे 5-7 किलो अनाज में 1000-2000 रुपए में शराब की बोतल में बेच रहे हैं। आप अगर अपनी वोट को अपनी ताकत बना लें, ये पूरा समाज ये तय कर ले कि हम अपना वोट पूरे देश का दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, दोनों को जोड़ लो तो सीधा 88% हो जाता है। अगर ये तय कर लें हम अपना वोट उस पार्टी को देंगे जो अपने घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर करे और रिटर्न में एफिडेविट दे कि जब आपकी सरकार बनेगी आप ठेकेदारी प्रथा खत्म करोगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करोगे, सीवर में उतरने में पूरे बैंड लगाकर उसको पूरी तरह से मैकेनाइज करोगे, हम उसको वोट देंगे, वरना हम तुम्हें किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी बना लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, 88% आप वोट आपके पास है, आपके बिना किसी की इस देश में सरकार नहीं बन सकती, और ये सारी बीमारी काटने का काम केवल सरकार कर सकती है। कोई आप ध्यान रखना, आप पे कोई अचानक आ जाए ना, मुझे फीस जमा करनी है, एडमिशन होना, मेरे पास पैसे नहीं है, चंदा करके आप 1 का 2 का फीस जमा कर सकते हो, लेकिन सरकार एक कैबिनेट के फैसले से करोड़ों लोगों की फीस माफ कर सकती है। इसलिए सरकार का होना, सरकार में हमारे प्रतिनिधियों का होना जरूरी है, बशर्ते कि प्रतिनिधि ईमानदार, समाज के सच्चे समर्पित सिपाही हो, तो सारी बीमारियों का इलाज है, अन्यथा ये बीमारी चलती रहेगी। आपने आज का ये सुंदर आयोजन के लिए किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे बोलने का मौका दिया और औरों को सुनने का, कि मैं औरों को भी सुनूं, ये भी मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। धन्यवाद।